स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th के लिए एक क्विक रिवीजन लेकर के आए हैं। कल एग्जाम है आप सभी का, तो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और किस ट्रिक को अपना करके आप जो है अपने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं संस्कृत के पेपर में। चैप्टर जो है हमारे 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से 6, 9, 10 और 11 चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या आएगा ये भी हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर की बेस हम आपको हिंदी बताएंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें से पैसेज आने वाला है चैप्टर नंबर 6 में से। तो एक बार जल्दी से इसकी हिंदी देख लेते हैं कि क्या हिंदी है भ्रांतो बालः की। कोई भ्रमित बालक जो है पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल पड़ता है, परंतु उसके साथ खेलने के समय खेल का समय जो बिताने के लिए मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वे सभी जो है पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। आलसी बालक जो है लज्जापूर्वक उनकी नज़र से बचता हुआ अकेला किसी बगीचे में प्रवेश कर जाता है, और ये बेचारे पुस्तकों के गुलाम रहें ऐसा सोचता है वो कि मैं अपने आप को खुश करूँगा, निश्चय ही फिर गुस्से में आए हुए आचार्य का मुख नहीं देखूंगा। ये पेड़ों के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र रहे, कि ये जो पशु पक्षी हैं यही मेरे जो है मित्र रहे, ऐसा वह सोचता है। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे की ओर जाते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए पुकारता है वो। उसने 2-3 बार किए गए उसके बुलावे की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बार बार बालक के हट करने पर वह गाने लगा, हम फूलों के रस का संकलन करने में व्यस्त हैं। तब उस बालक ने झूठे गर्व से युक्त उस इस कीट को रहने दो इस प्रकार दूसरी तरफ दृष्टि डालते हुए चोंच से तिनके से जो तिल्लियाँ इकट्ठी कर रही थी ऐसी जो चिड़िया को देखा और कहने लगा कि अरे चटकपोत, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलें, इस सूखे तिनके को छोड़ दो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य जो है कौर जो है दूंगा, वह तो बड़ के पेड़ की शाखा पर घोंसला बना है। यह कहकर इसलिए काम से जाता हूँ, यह कहकर अपने काम में वो भी व्यस्त हो गया। उसके बाद बालक जो है वो बहुत ही खिन्न हुआ, बहुत ही उसको जो है वो उदास हो गया, दुखी हो गया कि कोई भी उसके साथ जो है ये पक्षी जो है मनुष्य के पास ही नहीं आते, इसलिए दूसरे मनुष्यों के लिए उचित प्रसन्नता देने वाले को मैं ढूंढता हूँ। इस प्रकार दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा उसने। प्रसन्न बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया कि अरे मनुष्यों के मित्र, क्यों इस गर्मी के दिन में घूम रहे हो? इस गहन छाया में शीतल पेड़ के समीप बैठो, मैं भी तुम्हारे समान किसी खेल में जो है सहयोगी को देख रहा हूँ। तो कुत्ता प्रत्युत्तर में क्या कहने लगा कि यो माम पुत्र प्रतिया प्रीत्या पुष्यति स्वामिनो ग्रहितस्य। अब ये जो श्लोक दिया हुआ है ये आपको जो है उसमें भावार्थ के लिए भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति, जो मुझे पुत्र की भांति प्रेम से पालता है, स्वामिनो ग्रहितस्य, उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग करणांच मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि, तो की रक्षा के कर्तव्य से मुझे थोड़ा सा भी हटना जो है वो नहीं चाहिए। तो इस तरह से सभी के द्वारा जो है मना कर दिया जाता है वह बालक टूटी हुई इच्छाओं वाला। और इस संसार में प्रत्येक लोग जो है वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय बिताना सहन नहीं करता। इनको प्रणाम है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति जो है घृणा उत्पन्न कर दी। इसके बाद अपने लिए उचित कार्य मैं भी करता हूँ ऐसा सोचकर वो जल्दी से पाठशाला को चला गया। तब से लेकर उसने अत्यधिक विद्या का अध्ययन करने वाला होकर बहुत बड़ी विद्वता वाले कीर्ति और संपत्ति को जो है प्राप्त किया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की हिंदी थी। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 9 उसकी हिंदी देखते हैं। सेतु, इस चैप्टर में आपको नाटक के अंश भी आएंगे जो 3 मार्क्स के आएंगे। आपको इसमें से आपको कुछ पार्ट दे दिया जाएगा नाटक का, और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आगे है तो इसकी हिंदी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदतः। तो इसमें इसके बाद तपस्या में लीन जो है तपोदत्त प्रवेश करता है, और तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, कि मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिताजी के द्वारा डांटे जाते हुए भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी है, इसलिए सभी परिवार के जो लोगों मित्रों तथा बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित किया गया हूँ।
और हाय विधाता, मैंने यह क्या कर डाला। तब कैसी दुष्ट बुद्धि थी। यह भी नहीं सोचा कि जो परिधान है, सुंदर जो वस्त्र होते हैं और आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी मनुष्य मणि से रहित सांप की भांति सभा अथवा घर में शोभा नहीं पाता। तो ये जो है परिधाने अलंकारः, ये भी आपको भावार्थ में आ सकता है 2 मार्क्स का। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। इसकी हिंदी एक बार फिर से बता देते हैं कि परिधानों और आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी नरो निर्माण निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा ग्रहे, कि मनुष्य जो होता है मणि से रहित सांप की भांति सभा अथवा घर में वो शोभा नहीं पाता। इसके बाद है कुछ विचार करके रहने दो, छोड़ो, इससे क्या, दिन में रास्ता भूला हुआ शाम तक यदि घर पहुंच जाता है तो भी अच्छा है, वह भूला हुआ नहीं माना जाता। यह मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लगा हूँ। और पानी उछलने की जो आवाज़ सुनाई देती है, अरे यह तरंगों की उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहुत बड़ा, बहुत, उसको लगता है कोई मगरमच्छ है या कोई मछली है, ऐसे कह करके वो तो देखता हूँ। एक पुरुष को बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर वो हंसता है। बालू होता है जो रेत होती है, उससे पुल बनाते हुए एक पुरुष को देखता है और हंसता है। और कहता है, जोर से हंसते हुए पास पहुंचकर कहता है, हे महानुभाव, यह क्या किया जा रहा है। तुम्हारे परिश्रम से बस बस देखो। और नेक्स्ट जो है ये आपका श्लोक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। रामोपबंध जो ये सेकंड श्लोक है, इसका भी आपको भावार्थ आ सकता है। इसकी हिंदी है कि राम ने समुद्र पर जिस पुल की जो पुल को जो है शिलाओं से मतलब पत्थरों से बनाया था, उसी को तुम बालू से बनाते हुए राम से भी बढ़कर हो गए हो, तो सोचो बालू से कहीं पुल बनाना क्या उचित है। तो इसकी हिंदी हो गई। और अगला है पुरुष। उसके बाद वो जो है पुरुष, वो कहता है कि हे तपस्वी, मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। शिलाओं की क्या आवश्यकता है, पत्थरों की। अपने संकल्प की दृढ़ता से बालू से ही पुल बनाऊंगा। तपोदत कहते हैं आश्चर्य करके कि बालू से ही पुल बनाओगे, क्या बालू पानी के बहाव में ठहरेगी। आपने सोचा है या नहीं। पुरुष कहता है हंसते हुए, सोचो, सोचा सोचा, अच्छी तरह सोचा। मैं सीढ़ी के रास्ते अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता, उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। अब पुरुष कहता है विचार पूर्वक कुछ कहता है, यहाँ क्या संदेह है। क्योंकि यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से जो सब विद्याएं तुम्हारे वश में हो जाएंगी, तो उसी प्रकार यह मेरा पुल भी बालू से बन जाएगा। ये वाला जो थर्ड श्लोक है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेस्ते सेतुरेषु तथा मम। कि कहता है, एक बार फिर से हिंदी इसकी समझ लीजिए कि यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से सभी विद्याएं तुम्हारे वश में हो जाएंगी, तो उसी प्रकार यह मेरा पुल भी बन जाएगा। इसका भावार्थ आ सकता है आपको। आगे है तपोदत्त। कहता है तपोदत्त लज्जापूर्वक अपने आप से, अरे मुझे ही उद्देश्य बनाकर यह भद्र पुरुष आक्षेप लगा रहा है कि मुझ पर ही यह आरोप लगा रहा है। निश्चय यहाँ सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता पाने की इच्छा कर रहा हूँ। यह तो भगवती सरस्वती का अपमान है। गुरुकुल में जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए और परिश्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहता है, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तपस्या मात्र से, केवल तप से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अब विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता हूँ। और प्रणाम करके उसको वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 9 की हमारी हिंदी पूरी हो गई। इसके बाद चैप्टर 10 जो है हमारा श्लोक का है, उसमें से आपको जो है जो एक पद्य आएगा, एक कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। तो चैप्टर 10 पढ़ते हैं इसके बाद।
चैप्टर है हमारा जटायु शौर्यम। इसके सभी श्लोकों की हिंदी देख लेते हैं। इसमें से आपको श्लोक में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे इन श्लोकों को दे करके। और इसमें से आपको अन्वय भी आएगा, 2 नंबर का आएगा वो। तो पहला देखते हैं, बस इसकी हिंदी देखेंगे। तो पहले श्लोक की हिंदी है, तब करुणा भरे वचनों के साथ विलाप करती हुई अत्यधिक दुखी और विशाल आंखों वाली उस सीता ने वन में विद्यमान जटायु नामक गिद्ध को देखा। अगला है, हे आर्य जटायु, इस पाप युक्त कर्म करने वाले राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ की भांति करुणा युक्त हरण की जाती हुई मुझे देखो। थर्ड की हिंदी है, इसमें इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही विदेह राजपुत्री सीता को देखा। फोर्थ नंबर, इसके बाद वन में विद्यमान पर्वत की शिखर के समान कांति वाले पैनी चोंच वाले शोभा से युक्त और पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने रावण को शुभ वाणी कही। फिफ्थ नंबर है, हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से हटा लो। धैर्यशाली उस कार्य को न करें इस मनुष्य के जिस कार्य की दूसरे जो है निंदा करें। आगे है सिक्स्थ की हिंदी है कि हे राक्षस राज रावण, मैं बूढ़ा हूँ और तुम युवक, धनुष धारण किए हुए, रथ पे सवार, कवच धारण किए हुए और बाण भी लिए हो, परंतु मेरे कुशल रहते हुए विदेह राजपुत्री सीता को लेकर नहीं जा पाओगे। 7 नंबर है, पक्षियों में श्रेष्ठ उस महान बलशाली जटायु ने अपने तीखे नाखूनों वाले पैरों से उस रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के घाव कर दिए। 8 नंबर है, इसके बाद महान तेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पैरों से उस रावण के बाण से युक्त प्रत्यंचा चढ़े हुए तथा मोतियों और मणियों से सुशोभित बहुत बड़े धनुष को तोड़ दिया। 9 की हिंदी है, टूटे हुए धनुष वाला, रथ से रहित हुआ, मारे गए घोड़ों वाला और मारे गए सारथी वाला वह रावण विदेहराज पुत्री सीता को गोद में लेकर जमीन पर गिर पड़ा। तब शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उसका अतिक्रमण करके अपनी चोंच से उस रावण की बाईं तरफ की 10 भुजाएं उखाड़ दी। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 10 की जो हिंदी है ये पूरी होती है। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 11 की हिंदी। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसकी जल्दी से हिंदी देख लेते हैं। इस चैप्टर में से आपको जो है गद्य आ सकता है, कोई पैसेज दे सकते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। ये आपका आएगा 3 मार्क्स का। तो जल्दी से इसकी हिंदी देख लेते हैं। पर्यावरण के ऊपर है ये चैप्टर। प्रकृति ही समीशाम प्राणिनाम, यहाँ से शुरू है ये। इसकी हिंदी है कि प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। यह सबको पुष्ट करती है और सब प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। वे ही मिलकर अथवा अलग अलग हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। पर्यावरण वह है जिसके द्वारा संसार चारों तरफ अथवा सब ओर से आवृत किया जाता है। जैसे अजन्मा बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से भयभीत मनुष्य
क्या करने में समर्थ होता है? बाढ़, आग का डर, भूकंप, आंधी, उल्कापात आदि से पीड़ित मानव का कल्याण जो है वो कहाँ है? इसीलिए प्रकृति को प्रकृति की जो हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए और इससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। प्राचीन काल में जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषि वन में निवास करते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। अनेक प्रकार के पक्षी मधुर कुंजन से वहां कानों में रस घोलते हैं। नदियाँ और पर्वतों के झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ और बेलें अत्यधिक मात्रा में जल, फूल और जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। शीतल, मंद और सुगंधित जंगल की पवनें औषधि के समान प्राणवायु वितरित करती हैं। परंतु परंतु स्वार्थ में जो अंधा हो चुका है मानव, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर देते हैं। कारखानों का जहरीला पानी नदी में डाल दिया जाता है, जिससे मछली आदि जल में विचरण करने वाले जो जीव हैं, उनका पल भर में ही नाश हो जाता है। नदी का वह पानी भी हर प्रकार से न पीने योग्य हो जाता है। व्यापार बढ़ाने के लिए नासमझी से जंगल के पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे वर्षा न होने की समस्या बढ़ती है और जंगली जो जंतु हैं वो निवास से रहित होकर गांव में उपद्रव मचाते हैं। वृक्ष काटने से शुद्ध वायु भी संकट में पड़ गई है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली बन गई है। पर्यावरण के बिगड़ जाने पर अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब यह एक शोचनीय प्रतीत होता है। रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है, यह ऋषि वचन है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही जो है एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। इसलिए बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण और धर्मशाला आदि की जो स्थापना, जो धर्म की सिद्धि के जो उपाय कहे गए हैं, इन्हें स्वीकार किया गया है। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि धरती पर विचरण करने वाले, मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जल में विचरण करने वाले जीवों की भी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले तथा जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर हमने चारों चैप्टर की जो है हिंदी पूरी कर ली है। तो पाठ 6 और 11 में से आपको जो है गद्य आ सकते हैं, और पाठ 9 में से जो नाटक का है, नाटक है एक, इसमें से आपको नाटक में से आपको 3 नंबर का आएगा। नाटक के अंश कुछ दे दिए जाएंगे जिसके आपके क्वेश्चन आंसर करने होंगे। और जो पाठ 10 है, जो जटायु वाला जो है, जटायु शौर्यम वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपको पद्य आएगा, कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें से आपको पैसेज आएगा, और इसका भावार्थ भी आपको आ सकता है। भावार्थ भी आ सकता है और अन्वय भी आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको 10 मार्क्स का जो है अनुच्छेद आएगा। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो अनुच्छेद का होगा, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। ये इतना आपको पता ही होगा अभी सिलेबस जो है, कि 10 नंबर का जो है आपका एक अनुच्छेद आने वाला है। तो ये अनुच्छेद में जो है आपको अच्छे से करना है। पहला तो 10 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको शीर्षक पूछा जाएगा। शीर्षक वो होता है जो किसी भी पाठ का, अगर जो भी हेडिंग होती है उसको हम शीर्षक होते हैं। जैसे किसी पाठ का आपका नाम है, पर्यावरण है, जटायु शौर्यम है, तो ये उस पाठ के बारे में उसमें जो भी लिखा गया है जो पैसेज में, उसका जो भी आपको लगता है कि ये किसके ऊपर जो है बात, क्या किसके ऊपर कही जा रही है, तो वही उसका शीर्षक कहलाएगा। शीर्षक जो है 1 या 2 शब्दों में ही होता है, तो इसलिए उसको पूरा लाइन में कोई भी बच्चा ना लिखे। और अगला आएगा, आपको एक पत्र आएगा। इसमें आपको मंशूषा दी होती है, ये आसान होता है। 1-2 बार पहले आपको रीडिंग कर लेनी है उसकी, पत्र की। उसके बाद ही आप ऑप्शंस जो है, पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से कर लें, और फिर उसके बाद एक बार पढ़ कर के देखें क्या ये बिल्कुल सही लग रहा है, और तभी आप अपनी आंसर शीट में लिखें। ये 5 नंबर का आएगा आपको पत्र। अगला है आपको चित्र वर्णन। चित्र वर्णन बहुत आसान होता है। अगर चित्र वर्णन 5 नंबर का,
जो भी आप चित्र देखोगे तो उसमें पहला जो कोई भी जो आप कोई भी जो आप करते हो, जैसे सेंटेंस बनाना है, जिस चीज़ का भी चित्र है, बस पहला सेंटेंस आपने लिखा इदम, इदम चित्रम। और उसके बाद जिस चीज़ का भी चित्र है, चाहे वो उपवन का है, चाहे वो विद्यालय का है या फिर आपकी कक्षा का है, तो इदम चित्रम डैश अस्ति, मतलब डैश में इसलिए कि मतलब आप इसमें कोई भी जो है जिस चीज़ का भी चित्र है, उपवन का है या समुद्र तट का है या फिर आपके कक्षा का है या फिर किसी बगीचे का है, तो वो जो भी शब्द होगा वो लिख सकते हैं और इस तरह से आपका 1 मार्क हो गया ये पूरा। तो इदम चित्रम लिख करके और डैश अस्ति, ठीक है? जिस चीज़ का भी चित्र होगा वो आप वहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से आप अगर कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, तो आप जो भी आपको चित्र में दिख रहा है और मंजूषा आपको दिया ही होगा उसका चित्र वर्णन का, तो वो आप देख करके इसी तरह से सेंटेंस बनाते जाइएगा कि जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आपने बना दिया कि इदम चित्रम जो भी उस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है और वो लिख करके कि श्याम पट है, जैसे कोई। और आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 5 आपको वाक्य बनाने होंगे, हिंदी से आपको संस्कृत में बनाने होंगे 5 वाक्य। तो हिंदी से संस्कृत में करने के लिए आएगा ये 5 वाक्य आपको आएँगे। तो इसमें ये आसान ही होगा, ऐसे ज़्यादा मुश्किल वाले सेंटेंसेस नहीं आते हैं बनाने के लिए, तो ये भी उम्मीद है कि आप बना पाएँगे, कुछ तो सेंटेंसेस बना ही लेंगे आप। तो 4th क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 5 वाक्य बनाने के लिए आएँगे संस्कृत में और ये भी आपका जो है 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट चैप्टर 6 या 11 में से आएगा और ये आएगा 3 मार्क्स का। ये आपको एक गद्य दे दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो ये आप चैप्टर 6 और 11 की हिंदी ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। और अभी आपके लिए जो वीडियो बनाई है तो इसको आप अगर देख लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आएगा हमारा चैप्टर नंबर 10 में से, लेसन 10 में से आएगा ये। और ये भी हमारा 3 मार्क्स का होगा। ये हमारा जो है कोई भी आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा लेसन नंबर 9 में से आएगा ये हमारा, ये भी 3 मार्क्स का आएगा आपका। ये आपको एक नाटक दे दिया जाएगा, जो नाटक है आपका सिकता सेतु वाला, और उसमें से आपको करना होगा ये। तो उसमें से आपको जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उसमें से, नाटक दे करके आपको। और नाटक को देख करके आपको आंसर्स जो है वो देने होंगे। बहुत आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से आपके 9 मार्क्स देखिए पूरे पक्के हो जाते हैं अगर आप बुक के भी जो है अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका लेसन नंबर 9 में से आएगा। कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा और उसका आपको अन्वय करना होगा। तो लेसन नंबर 9 में जो है आपके 3 श्लोक दिए हुए हैं, तो उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और लेसन नंबर 6 जो है आपका, उसमें बस एक श्लोक है, तो वो भी आप पढ़ लेना, तो उससे आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और इसमें से एक चॉइस भी आएगी, इसमें भावार्थ भी करने के लिए दिया जाएगा आपको। और ये भावार्थ जो है आपका चैप्टर नंबर 10 से आएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये भी 2 मार्क्स का ही है क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें चॉइस आएगी आपको। और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है, ये आपका घटनाक्रम अनुसार आएगा। घटनाक्रम अनुसार के लिए आपको चैप्टर की हिंदी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक चैप्टर की हिंदी बहुत अच्छे से सुन लेना। ये आपके 2 चैप्टर्स में से आएगा, लेसन नंबर 6 और 11 में से, ठीक है? जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 में से, तो इसलिए आप चैप्टर नंबर 6 की हिंदी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 भ्रांतो बालः है, बहुत आसान है। एक बच्चे की कहानी है जो कि अभी आपको मैंने सुनाई है, वो आप 1-2 बार सुनोगे तो बहुत। उसमें क्या है, आपको जम्बल्ड करके कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनको आपको सीक्वेंस से लगाना होता है, ठीक है? तो आप एक बार देखोगे कि किस तरह से करना है, तो आपका हो जाएगा, बहुत आसान है। तो बस ये है आपका कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।